तो एक बार और भी बता दीजिए कि कॉमन सिम्टम्स कौन कौन से हैं इससे संबंधित। चलो, कॉमन सिम्टम ऑफ डायबिटीज मेलाइटस। ठीक है, तो सबसे पहले तो अपन ने डील किया था कि कौन से साइन होते हैं। थ्री पी साइन होते हैं जिनको अपन क्लासिकल साइन के नाम से जानते हैं डायबिटीज मेलाइटस के। तो क्लासिकल साइन से रिगार्डिंग, थ्री पी के रिगार्डिंग अपन बोलेंगे कि अलग अलग स्टेट का मतलब अलग अलग है। जैसे फर्स्ट का मतलब क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पोली यूरिया हो जाएगा। सेकेंड वन पोलीफेजिया, पोलीफेजिया। और थर्ड का मतलब पोलीडिप्सिया। तो ये थ्री पी साइन को अपन डायबिटीज मेलाइटस का क्या बोलते हैं, अपन क्लासिकल साइन के नाम से जानते हैं। वैसे टू पी साइन या टू पी क्लासिकल साइन किसके क्लिनिकल फीचर्स के अंदर आते हैं? टू पी साइन किसके क्लासिकल फीचर्स के रिलेटेड अपन पढ़ते हैं? तो किसके रिगार्डिंग पढ़ते हैं? डायबिटीज इंसिपिडस के रिगार्डिंग। क्या पढ़ते हैं? डायबिटीज इंसिपिडस। ओनली पोलीयूरिया और पोलीडिप्सिया, पोलीफेजिया वहां पर इंक्लूड नहीं होता है। ठीक है, तो ये अपन ने डील किया। इसके बाद में अपन बोला कि ब्लड ग्लूकोज लेवल क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो उसको क्या बोल देंगे अपन? हाइपर ग्लाइसीमिया बोल देंगे। नेक्स्ट वन और क्या बोल सकते हैं कि यूरिन के साथ भी ग्लूकोज का एक्सक्रेट आउट होता है। तो यूरिन के साथ ग्लूकोज का आना क्या कहलाएगा? ग्लाइकोसूरिया, ग्लाइकोसूरिया। और अपन बोलेंगे कि नेक्स्ट वन क्या, वुंड वगैरह की हीलिंग्स वगैरह प्रॉपर रूप से होती है डायबिटिक पेशेंट में? तो वो भी नहीं होती है। तो क्यों नहीं होती है? तो डिक्रीज पेरिफेरल सर्कुलेशन देखने को मिलता है यहाँ पर, पेरिफेरल सर्कुलेशन। और ये डिक्रीज हुआ है तो यहाँ पे अपन बोलेंगे कि डिले वुंड हीलिंग, डिले वुंड हीलिंग देखने को मिलती है। ठीक है, विजन वगैरह में कोई प्रभाव पड़ता है क्या? तो इस पेशेंट के अंदर अपन को ब्लड विजन देखने को मिलेगा। ठीक है, और क्या हो सकता है? वही एनोरेक्सिया, नोजिया, वोमिटिंग वगैरह अपन, सॉरी, नोजिया वोमिटिंग अपन इंक्लूड कर सकते हैं। वेट वगैरह से रिगार्डिंग अपन बात कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, और इन्फेक्शन हो सकता है, किसी प्रकार का अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन देखने को मिल सकता है इस वाले पेशेंट के अंदर। ठीक है, तो ये कुछ स्पेसिफिक साइन है जो कि प्रत्येक प्रकार की डायबिटीज के रिगार्डिंग अपन को देखने को मिल सकता है। टाइप फर्स्ट, सेकेंड, जीडीएम या सेकेंडरी डायबिटीज मेलाइटिस से संबंधित। ठीक है, चलेगा। नेक्स्ट वन, ये शायद हो गया था अपना कल। चलो, अब अपन को कुछ डायग्नोसिस करने हैं कि पता किस प्रकार से लगा सकते हैं अपन। चलो, डायग्नोसिस। बैठो बैठो, जल्दी बैठो। आप सुनने की कोशिश करो। चलो, डायग्नोसिस का अलग अलग प्रकार के पीछे बातें नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये बिल्कुल स्पेसिफिक तरीके से सुन लीजिए, नहीं तो किसी को बाहर जाना पड़ सकता है। ठीक है, चलो, स्पेसिफिक डायग्नोसिस के रिगार्डिंग अपन बात करेंगे कि एक तो अपन को सिंपल से, जैसे अपन स्टिक से करते हैं कि ग्लूकोमीटर देखा होगा सभी ने, सबने चेक भी किया होगा अपनी नर्सिंग की दुनिया के रिगार्डिंग, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर के रिगार्डिंग। ठीक है, तो कुछ रीडिंग्स वगैरह अपन देखते हैं। तो नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज का रीडिंग कितना? 70 से 110, मतलब 70 से लेकर 110 mg पर डीएल तक नॉर्मल होता है। तो सिंपल अपन ब्लड ग्लूकोज लेवल चेक कर सकते हैं। सबसे पहले तो ब्लड ग्लूकोज लेवल को असेस करना है, किसके द्वारा करते हैं? तो बाय ग्लूकोमीटर के द्वारा असेस करते हैं।
ठीक है। ये लेवल नॉर्मल कितना रहेगा, कितना होगा, 70 से लेकर 110 mg पर डीएल। ये नॉर्मल सामान्य है जो कि एक हेल्दी पर्सन के अंदर आना चाहिए, ठीक है। लेकिन ये रीडिंग कौन सी होती है, ये फास्टिंग वाली होती है। कौन सी वाली होती है, फास्टिंग। जब क्लाइंट शुरुआत में अपने पास में भूखे पेट, जिसको अपन बोलते हैं कि खाना खाने से पहले अपन जो एक्सरसाइज कर रहे हैं, वो कितना आना चाहिए, 70 से लेकर 110 के समथिंग आना चाहिए, ठीक है। अब ये फास्टिंग हुआ और खाना खाने के बाद वाली रीडिंग को किस नाम से जानते हैं, किस नाम जानते हैं, पोस्ट फ्रैंडियल के नाम से जानते हैं, ठीक है। लिख लेना यहाँ खाने से पहले, खाने से पहले। पोस्ट प्रांडियल मतलब खाने के 2 घंटे बाद। ऐसा नहीं कि जल्दी जल्दी खाना खिला दिया और खाना खाते वैसे तुम बैठ गए ग्लूकोमीटर लेके, तब ये असेस तो करना ही है, तो वो एक अच्छी रीडिंग नहीं आएगी। लगभग कितना मिनिमम कितना गैप रखना है अपन को, 2 घंटे का। तो खाना खिलाने के बाद में जो रीडिंग असेस करते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं, पोस्ट प्रांडियल बोलते हैं। तो कितना आना चाहिए एक स्वस्थ व्यक्ति का, 140 या लेस देन 140, ठीक है। अपन बोलेंगे कि लेस देन 140 mg पर डीएल तक भी यदि आ रहा है खाना खाने के बाद में, तो वो भी एक प्रकार का नॉर्मल वाली कंडीशन है। ये भी दोनों बात समझ में आई, ठीक है। अब मैं कोई डायबिटिक पेशेंट आया अपने पास में, और डायबिटिक पेशेंट का आपने फास्टिंग किया, फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल चेक किया, ठीक है। तो ब्लड ग्लूकोज लेवल यदि मोर देन 125 mg पर डीएल तक आ रहा है, ठीक है, तो ये किसके प्रति सस्पेक्टेड हो सकता है, डायबिटीज मेलिटस के प्रति क्या हो सकता है, सस्पेक्टेड, ठीक है। इसी प्रकार का अपन ओजीटीटी भी करते हैं, ठीक है, उसको भी डील करेंगे अपन। चलो, तो कितना मतलब मोर देन 125 mg पर डीएल आ रहा है तो सस्पेक्टेड है, लेकिन अपन कंफर्म नहीं बोल सकते भाई इसको कि डायबिटीज हो गया, ठीक है। क्योंकि ये जो टेस्ट है ये एकमात्र स्क्रीनिंग टेस्ट होता है। कौन सा टेस्ट होता है, स्क्रीनिंग। पता कर सकते हैं कि हाँ थोड़ी बहुत जानकारी दे सकता है कि डायबिटीज मेलिटस हो सकता है, ओनली कंफर्म नहीं बोलेंगे। चलो, अब डायबिटीज पेशेंट का ही अपन ने पोस्ट प्रांडियल किया, पोस्ट प्रांडियल किया। पोस्ट प्रांडियल मतलब वही खाना खाने के लगभग कितने घंटे बाद में, 2 घंटे बाद में किया। तो लगभग कितना आना चाहिए डायबिटिक पेशेंट का, मोर देन 200 या मोर देन 180 भी अपन बोल सकते हैं कि 180 से ज्यादा आना चाहिए, ठीक है, या 200 से भी ज्यादा। मोर देन के अंदर वही 200 भी चला गया, 200 200 के ऊपर भी चला जाएगा, ठीक है। तो यदि मोर देन 180 mg पर डीएल तक आ रहा है, तो ये कंडीशन भी किसको इंडिकेट कर सकती है, डायबिटीज मेलिटस को इंडिकेट कर सकती है, ठीक है। और ये खाना खिला के अपन जो कर रहे हैं या कार्बोहाइड्रेट दे के करते हैं उसको अपन ओजीटीटी के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो सेकंड वन अपना हो जाएगा ओजीटीटी टेस्ट, ठीक है। ओजीटीटी का मतलब ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। इसके अंदर भी ब्लड ग्लूकोज लेवल ही चेक करते हैं। डिफरेंस इतना सा है कि यहाँ पर अपन को लगभग 75 mg या 100 mg तक दे सकते हैं, लेकिन मिनिमम डोज कितनी होती है, 75 mg देने के बाद अपन को क्या करना रहता है, ब्लड ग्लूकोज लेवल चेक करना रहता है, ठीक है। रीडिंग कुछ इसी प्रकार की आएगी, ठीक है। किस प्रकार की, कि मोर देन 125 चला गया तो वो सस्पेक्टेड है, और मोर देन 180 चला गया आफ्टर 75 mg देने के बाद कार्बोहाइड्रेट डाइट अपन है, तो वो भी किसके प्रति सस्पेक्टेड है, डायबिटीज मेलिटस के प्रति क्या होगा, सस्पेक्टेड होगा, ठीक है। तो ओजीडीटी कर सकते हैं। और बताइए, क्या बेनेडिक्ट टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो थर्ड वन कौन सा हो सकता है, बेनेडिक्ट टेस्ट हो सकता है, ठीक है। और ये जो टेस्ट थे
ये दोनों के दोनों अपन ब्लड के द्वारा कर रहे थे। किसके द्वारा कर रहे थे? ब्लड के द्वारा। और ये भी किस प्रकार का टेस्ट है? स्क्रीनिंग टेस्ट है। स्क्रीनिंग टेस्ट, ये भी कौन सा टेस्ट है? स्क्रीनिंग टेस्ट है। मतलब हाँ, पता कर सकते हैं थोड़ा बहुत अपन, लेकिन कंफर्म नहीं कर सकते, उसको अपन बोलते हैं स्क्रीनिंग टेस्ट। चलो, तो ये बेनेडिक्ट टेस्ट अपन को कहाँ से करना पड़ेगा? बाई यूरिन से करना पड़ेगा। कहाँ से करना पड़ेगा? यूरिन से। अब यूरिन से अपन एक सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हैं, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन। उस बेनेडिक्ट सॉल्यूशन के अंदर अपन यूरिन की कुछ ड्रॉप्स वगैरह मिक्स करते हैं, लगभग 8 to 10 ड्रॉप मिक्स करते हैं। उसके बाद में यदि सॉल्यूशन का कलर चेंज होता है तो वो कंडीशन इंडिकेट करती है कि उसका अलग अलग कलर होते हैं। जैसे ब्लू होता है, यूरिन जैसे मिक्स किया ब्लू आ गया है, तो मानना है कि कोई शुगर नहीं है यूरिन के अंदर। ब्रिक रेड यदि हो जाता है, ईंट के बुरादे के समान हो जाता है, तो वो अपन को बोलेगा कि इस यूरिन के अंदर ग्लूकोज मौजूद है। ग्लूकोज मौजूद है तो मतलब पेशेंट को ग्लाइकोसूरिया हो रहा है। क्या हो रहा है? ग्लाइको, मतलब यूरिन के अंदर क्या प्रेजेंट है? ग्लूकोज प्रेजेंट है। तो ब्रिक रेड यदि हो रहा है तो उसके अंदर अपन समझना है कि ग्लूकोज आ रहा है, और ये पेशेंट भी सस्पेक्टेड हो सकता है। ठीक है, तो मात्र दो कलर के ऊपर ध्यान देना है अभी। एक तो मैं बोल दूं कि ब्लू कलर है तो अपन बोल देंगे कि नो ग्लूकोज, नो ग्लूकोज। या अपन बोल देंगे टेस्ट किस प्रकार का है? नेगेटिव टेस्ट है ग्लूकोज के प्रति। या अपन मैं बोल दूं कि ब्रिक रेड कलर का आ रहा है, ब्रिक रेड कलर सॉल्यूशन हो जाता है यूरिन के मिक्स करने के बाद में, तो अपन बोल देंगे कि ये पॉजिटिव टेस्ट है और इसके अंदर क्या है? ग्लूकोज प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है इसके अंदर? ग्लूकोज प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये हो जाएगा बेनेडिक्ट टेस्ट हो जाएगा। ठीक है, यहां तक कोई समस्या? पहला टेस्ट क्या किया? ब्लड ग्लूकोज लेवल चेक किया बाय द ग्लूकोमीटर के द्वारा। ठीक है, वही कि नॉर्मल 70 से लेकर 110 mg पर डीएल तक होना चाहिए। फास्टिंग वाला चेक किया तो लेस देन, खाना खाने के बाद में 125 से क्या होना चाहिए? लेस देन होना चाहिए। सॉरी, 140 से क्या होना चाहिए? लेस देन होना चाहिए। यदि ये यूनिट मोर देन 180 चली गई है खाना खाने के बाद में भी, तो उसको अपन सस्पेक्टेड मान सकते हैं। सेकंड अपन ने किया OGTT, ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। मतलब माउस से अपन को क्या खिलाना पड़ेगा? कार्बोहाइड्रेट सब्सटेंस खिलाने पड़ते हैं, लगभग 75 mg तक। ठीक है, उसके बाद में अपन फिर से चेक करेंगे तो रीडिंग अपन को इसी प्रकार के देखने को मिलेगी। ठीक है, 180 से ज्यादा हो रहा है तो डायबिटीज है, और 140 से लेस देन है तो डायबिटीज के प्रति सस्पेक्टेड नहीं होगा पेशेंट। ठीक है, चलो थर्ड वन जो किया अपन ने यूरिन से संबंधित किया। चलो फोर्थ वन है, इंपॉर्टेंट है। फोर्थ वन, फोर्थ वन को अपन क्या बोल सकते हैं? HbA1c के नाम से इसको जानते हैं। किस नाम जानते हैं? HbA1c। और ये इसका, चलो नाम बताओ इसका। HbA1c का नाम क्या होगा? ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन 1c के नाम से इसको जाना जाता है, ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन। ठीक है, मतलब हीमोग्लोबिन के साथ में ग्लूकोज की कितने समय से ज्यादा बाइंडिंग देखने को मिल रही है, उसकी जानकारी अपन को देता है। ठीक है, लगभग ये जो HbA1c है अपन को लगभग 90 डेज तक की जानकारी प्रदान करता है कि हीमोग्लोबिन और ग्लूकोज के साथ में कितने समय से अधिक मात्रा के अंदर ये बाइंड हो रहा है। 90 दिन बोले तो मैं 3 मंथ बोल दूं कि लगभग एक ही जांच ऐसी है जो कि 3 महीने तक की अपन को जानकारी प्रदान करती है। इसको अपन क्या बोलते हैं? HbA1c। तो इसको ही मैं क्या बोल दूंगा? कंफर्मेटरी टेस्ट होता है ये। ठीक है, और जितने भी अभी अपन ने डील किए वो सारे के सारे कौन से टेस्ट थे? स्क्रीनिंग टेस्ट है। आसपास तक की जानकारी दे सकते हैं कि हाँ भाई हो सकता है, लेकिन ये बिल्कुल प्योरली अपन को बताएगा कि पेशेंट को डायबिटीज मेलिटस है या नहीं है। बात क्लियर है? चलो भाई,
अब HbA1c का एक नॉर्मल रेंज कितना होता है भाई? नॉर्मल कितना आना चाहिए ये? तो 4 to 6% तक आना चाहिए। कितने परसेंट तक आना चाहिए? 4 to 6% तक आना चाहिए। तो इसको अपन बोलेंगे कि भैया एक नॉर्मल बाइंडिंग है हीमोग्लोबिन के साथ में ग्लूकोज की। अगर ये रीडिंग अपन बोले कि मोर देन 6.5 या कहीं पर 7 भी 6.5 से कुछ भी दे सकता है फिर एग्जामिनर, ठीक है। 6.5 से यदि ज्यादा आ रहा है मोर देन, तो ये कंडीशन इंडिकेट करेगी किसको? डायबिटीज मेलाइटस को। बात क्लियर है? नॉर्मल कितना आना चाहिए? 4 से लेकर 6% तक नॉर्मल आना चाहिए HbA1c। यदि मोर देन 6.5 आया है तो कंडीशन को 100% अपन कंफर्म कर सकते हैं कि भैया इसको क्या हो गया है? डायबिटीज मेलाइटस हो गया है। ठीक है, ये जानकारी किसकी दे रहा है? हीमोग्लोबिन के साथ कौन बाइंड है? ग्लूकोज। ठीक है, तो अपन बोलेंगे कि ये अपन को जो टेस्ट है, तो ये किसका ड्यूरेशन कितने की बताता है? ये लगभग 3 मंथ तक की जानकारी अपन को देता है, और 3 मंथ को 90 डेज अपन बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? 90 डेज। वीक्स के अंदर कितना लिख दो? सप्ताह के अंदर, वीक के अंदर लगभग 12 ठीक है। तो यदि वीक के अंदर भी पूछ लिया जाए तो लगभग 12 वीक्स तक की हीमोग्लोबिन के साथ में बाइंडिंग की अपन को जानकारी प्रदान करेगा। ठीक है, चलेगा। तो ये था HbA1c के रिगार्डिंग कुछ जानकारी। अब पेशेंट को अपन ने बोल दिया कि कंफर्म क्या हो गया है? डायबिटीज मेलाइटस हो गया। ठीक है, तो अब क्या कर सकते हैं अपन? ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे अब। ठीक है, अगर डायबिटीज हो गया तो क्या करेंगे? ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे। तो ट्रीटमेंट के रिगार्डिंग शुरुआती तौर पर चलो, इंसुलिन किस प्रकार की डायबिटीज की ड्रग ऑफ चॉइस अपन मानते हैं? टाइप फर्स्ट की, सेकंड की, किसके मानते हैं? टाइप फर्स्ट की। सेकंड की किसको मानते हैं? ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट। तो जो पेशेंट अपने घर के आसपास वगैरह गोली वगैरह खा रहे हैं, समझ जाओ उनको क्या है? टाइप सेकंड प्रकार की डायबिटीज है। जो डायरेक्ट इंसुलिन यूज कर रहे हैं वो इंसुलिन वाले कौन से है? टाइप फर्स्ट वाले। चलो, एक प्रेग्नेंट मदर को जीडीएम हो गया है, गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस हो गई है, तो अब उसका ट्रीटमेंट किस प्रकार से करोगे आप? क्या ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट दोगे या इंसुलिन दोगे? ट्रीटमेंट किससे किया जाएगा उसका? इंसुलिन थेरेपी से उसका क्या किया जाएगा? ट्रीटमेंट किया जाएगा। ठीक है, इंसुलिन किस प्रकार का हार्मोन है? क्या प्रोटीन हार्मोन है, क्या स्टेरॉइड हार्मोन है, या अमाइनो या टायरोसिन वाला हार्मोन है? इंसुलिन कौन सा हार्मोन है? प्रोटीन हार्मोन है, स्टेरॉइड हार्मोन है, या टायरोसिन वाला हार्मोन है? ऑप्शन दे दे अपन, हाथ खड़े करा लेते। अच्छा क्वेश्चन है ये भी। चलो, ए ऑप्शन है प्रोटीन, दूसरा ऑप्शन है स्टेरॉइड, और तीसरा मैं बोल देता हूँ फैट वाला। चलो, और बात हो रही है किससे संबंधित? इंसुलिन से संबंधित हो रही है। इंसुलिन, चलो अभी हाथ खड़े करा देते अपन कि इंसुलिन किस प्रकार का हार्मोन है? क्या प्रोटीन हार्मोन है, स्टेरॉइड हार्मोन है, या फैट वाला हार्मोन है? ए ऑप्शन वाले हाथ खड़े कीजिए। ठीक है, बी ऑप्शन वाले हाथ खड़े कीजिए। कर दो भाई जिसको शर्म मारे। चलो, सी ऑप्शन वाले हाथ खड़े कीजिए, फैट वाले। चलो, तो ये भैया कौन सा हार्मोन है? ये कौन सा हार्मोन होता है? ये प्रोटीन हार्मोन होता है। चलो, अब यदि किसी क्लाइंट को, बात को सुनना, किसी क्लाइंट को यदि मैंने इंसुलिन बाय ओरल रूट से दे दिया, तो क्या ये अपना एक नॉर्मल फंक्शन कर पाएगा? किसी क्लाइंट को मैंने इंसुलिन एक ओरल रूट से दिया है,
तो क्या ये अपना फंक्शन कर पाएगा? या नो? दो ऑप्शन है। चलो नो वाले कितने हैं? और यस वाले कितने हैं? यस वाले। अपना फंक्शन करेगा मतलब कुछ बच्चों को मारना है, कुछ का मारना नहीं। तो ये अपना फंक्शन नहीं करेगा, ठीक है। यदि आपने इंसुलिन को किस रूट से दे दिया, ओरल रूट से दे दिया है, तो अपना फंक्शन नहीं करेगा। कोई कारण है क्या इसके पीछे या ऐसे ही है? क्या है? जीआई के थ्रू भी क्या किया जाता है, डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, ऐसा अपन मान सकते हैं। या मैं बोलूंगा कि भैया प्रोटीन है, तो प्रोटीन यदि अपन नॉर्मल भी अपन खाते हैं कोई सी फॉर्म के अंदर, चाहे दूध की फॉर्म में खा रहे हो या तुम किसी अदर फॉर्म के अंदर, मिल्क एग हो गया, मीट हो गया, कुछ भी हो गया, इनकी फॉर्म में खाते हैं, तो प्रोटीन का क्या अपने शरीर में मेटाबॉलिज्म होता है नहीं होता? प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म होता है क्या शरीर में? अरे होता है यार, नॉर्मल अपन खाते हैं, इसमें इतना क्या सोचना। तुम कार्बोहाइड्रेट खाओगे उसका मेटाबॉलिज्म होगा, प्रोटीन खाओगे मेटाबॉलिज्म होगा, फैट खाओगे मेटाबॉलिज्म होगा, ठीक है। तो प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म के लिए कुछ एंजाइम्स वगैरह हेल्प करते हैं। जैसे अपन बोले कि माउथ के अंदर जैसे गया, लार आया, ठीक है, तो लार के अंदर तो ट्रिप्सिन होता है, ये कार्बोहाइड्रेट करता है। स्टोमक में गया तो पेप्सिन या पेप्सिनोजन नाम का एंजाइम होता है, जो कि प्रोटीन को डाइजेस्ट कर देता है। यदि प्रोटीन कुछ फिर भी स्टोमक से निकलकर इंटेस्टाइन में चला गया, तो पेनक्रियास से सिक्रेट होने वाले एंजाइम ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन वो उसका डाइजेशन कर देंगे, ठीक है। पूरी प्रकार से इसका डाइजेशन हो जाएगा, या जीआईटी इसको क्या कर देगी, बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर देगी एक खाना समझकर, ठीक है। तो इसीलिए अपन को इंसुलिन को कभी भी ओरल रूट से नहीं देना चाहिए। इसका स्पेसिफिक रूट है सबक्यूटेनियस, तो इसी से अपन को लगाना चाहिए, क्योंकि बाय द अपनी बॉडी इसको भोजन समझकर इसको क्या कर देती है, डाइजेस्ट कर देती है, ठीक है। तो कभी भी इसको क्या कैसे रूट से नहीं देना है, ओरल रूट से नहीं देना। कुछ बातें समझ में आई इससे संबंधित? चलो चलो तो नेक्स्ट वन डील करते हैं मैनेजमेंट फैसिलिटी की तरफ, कि अब डायबिटीज हो गया है भाई, तो मैनेज किस प्रकार से किया जाएगा, ठीक है। मैनेजमेंट कौन कौन से अपन यूज कर सकते हैं भाई, थेरेपीज। सबसे पहले अपन क्या कर सकते हैं, डाइट ट्री मैनेजमेंट कर सकते हैं। सेकेंड वन, एक्सरसाइज कर सकते हैं। और इंसुलिन कर सकते हैं, या अपन ओ ओरल हाइपोग्लाइसेमिक हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट यूज कर सकते हैं। या अपन फोर्थ वन बोल सकते हैं कि इंसुलिन थेरेपी यूज कर सकते हैं। इंसुलिन थेरेपी यूज कर सकते हैं। चार प्रकार के अपन को प्लानिंग कर सकते हैं ट्रीटमेंट से संबंधित। यदि कोई पेशेंट शुरुआत से ही ग्रसित है, तो उसको अपन सबसे पहले डाइट वगैरह की एडवाइस प्रोवाइड करेंगे, देन आफ्टर एक्सरसाइज की प्रोवाइड कर सकते हैं, देन ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट की एडवाइस कर सकते हैं। तो भाई ये जो तीन एडवाइस है, तीन जो एडवाइस हैं, ये किसके लिए हैं, फॉर टाइप सेकंड के लिए। किसके लिए है, टाइप सेकंड। क्वेश्चन पूछ सकते हैं भाई, ठीक है। टाइप सेकंड के लिए आप किस प्रकार से मैनेज कर सकते हो पेशेंट को, तो ये एडवाइस अपन कर सकते हैं। क्या क्या, डाइट को मैनेज करो पेशेंट की को, सेकंड वन एक्सरसाइज के लिए बोलना है, और थर्ड वन ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट से। लेकिन फिर ये एडवाइस किसके लिए है, फॉर टाइप फर्स्ट के लिए, ठीक है। तो टाइप फर्स्ट के लिए ओनली इंसुलिन से ही ट्रीटमेंट होगा, ठीक है। जबकि अपन टाइप सेकंड के लिए अलग अलग प्रकार की चॉइस यूज कर सकते हैं, ठीक है। डाइट, एक्सरसाइज या ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट, ठीक है। अब वन बाय वन को यदि अपन देखें, तो डाइट के रिगार्डिंग भाई, बॉडी के अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ा हुआ है, ऐसा हो रहा है, हाइपरग्लाइसेमिया देखने को मिल रहा है, यूरिन के अंदर ग्लूकोज आ रहा है, ठीक है। तो ऐसे पेशेंट को क्या मीठा खाने के लिए बोलोगे भाई? हाँ,
बिल्कुल भी एडवाइस नहीं देंगे। और सबसे फास्ट एक्टिंग जो अपना फूड होता है मीठे के रिगार्डिंग, वो कौन सा होता है? कार्बोहाइड्रेट का टाइप मोनो होता है, डाई होता है या पॉलीसैकेराइड होता है? तो कौन सा होता है? मोनोसैकेराइड। तो इस पेशेंट को बिल्कुल अपन को मोनोसैकेराइड्स नहीं प्रोवाइड करने हैं। मोनोसैकेराइड बोले जैसे ग्लूकोज आता है इसके अंदर सबसे ज्यादा, बिल्कुल फास्ट एक्टिंग, माउथ में रखा वैसे ही काम स्टार्ट है इसका, ठीक है, वैसे एनर्जी मिलना इससे स्टार्ट हो जाती है। तो ऐसे जो मरीज हैं उनको अपन बिल्कुल भी मोनोसैकेराइड से संबंधित डाइट प्रोवाइड नहीं करेंगे, बिल्कुल अवॉइड करना है। दूसरा, कुछ रेशो वगैरह अपन डील कर सकते हैं इससे संबंधित, कि कार्बोहाइड्रेट कितना देना है, प्रोटीन कितना देना है और फैट कितना देना है, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट का अमाउंट कितना रख सकते हैं ऑल ओवर डाइट का? लगभग 50% अपन दे सकते हैं, और प्रोटीन का 20% और फैट का 30%, ठीक है। तो इस प्रकार से अपन डाइट वगैरह को मैनेज कर सकते हैं। तो एक दो पॉइंट अपन लिख लेते हैं इससे संबंधित। यहाँ तक कोई समस्या भाई? यहाँ तक कोई समस्या किसी को भी नहीं है? चलो, राइट। तो सबसे पहले अवॉइड क्या करो पेशेंट को? अवॉइड मोनोसैकेराइड्स। एग्जाम्पल के लिए डायरेक्टली अपन को ग्लूकोज नहीं देना है, क्योंकि जल्दी से एनर्जी मिलेगी, जल्दी से ये डिजोल्व हो जाता है या डाइजेस्ट हो जाता है। सेकेंड वन, डाइटरी से रिगार्डिंग मैं बोलूंगा कि कार्बोहाइड्रेट और फैट हो गया और प्रोटीन हो गया, इनका जो रेशियो है वो आपको ध्यान रखना है। ऑल ओवर डाइट का लगभग 50% कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड करना है, 30% फैट प्रोवाइड करना है, और प्रोटीन का कितना है? 20% होता है, ठीक है। तो यदि रेशो पूछ लिया जाए तो रेशो कितना हो जाएगा? 5:3:2 के रिगार्डिंग अपन को ये डाइट प्रोवाइड करवानी, ठीक है। तो कैसे भी पूछ लिया जाए कितना परसेंट अपन ऑल ओवर फुल डे की यदि बात करते हैं तो 50% कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए डाइट के अंदर, 30% फैट होना चाहिए, और 20% क्या होना चाहिए? प्रोटीन होना चाहिए। रेशो 5:3:2 से संबंधित करना है। अब ये कैसे भी याद रखो, लेकिन इनको उल्टा पुल्टा मत कर देना। ऐसा नहीं कि प्रोटीन को इधर ले आओ तो प्रोटीन इधर आते ही ये 2 इधर आ जाएगा और 3 इधर आ जाएगा, ठीक है। जैसे आप याद रख सकते हो वैसे आपको याद रखना है, 5:3:2। चलो, सेकंड वन, एक्सरसाइज करवा दे पेशेंट को। एक्सरसाइज से संबंधित, तो एक्सरसाइज का मेन मुद्दा होता है कि भैया बॉडी के अंदर जो ग्लूकोज इंक्रीज हो रहा है, उस ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन हो। बाय द एक्टिविटी करेंगे अपन तो मसल्स को भी एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है, तो वो जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है वो कहाँ पे शिफ्ट हो जाता है? मसल्स के अंदर शिफ्ट हो जाता है। क्योंकि अपन बोलते हैं कि ग्लूकोज जो स्टोर होता है ग्लाइकोजन की फॉर्म के अंदर स्टोर होता है। कौन सी फॉर्म के अंदर? ग्लाइकोजन। तो या तो लिवर के अंदर स्टोर होगा या मसल्स के अंदर स्टोर होगा, दो ही जगह ग्लूकोज के, मतलब ग्लाइकोजन के रूप में या तो लिवर में जाके छिपेगा या मसल्स के जाकर वहां पर एक्यूमुलेट होगा। तो मेन मुद्दा यही है कि ब्लड से अपन को ग्लूकोज को कम करवाना है, क्योंकि पेशेंट हाइपरग्लाइसेमिया से संबंधित डिसऑर्डर है, ठीक है। तो अपन उसको एक्सरसाइज के लिए बोलेंगे, मसल्स काम आएगी तो मसल्स को एनर्जी के लिए ग्लूकोज की आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए ब्लड का ग्लूकोज कहाँ पे ट्रांसफर हो जाता है? मसल्स के अंदर, ठीक है। तो उस पेशेंट के अंदर ग्लूकोज का लेवल क्या हो जाता है? कम हो जाता है। अब ऐसा नहीं कि उसको बता दिया भाई कि ग्लूकोज शिफ्ट करना है तेरे को कहाँ पे? मसल्स के अंदर। वो भैया सुबह से शाम तक एक्सरसाइज ही कर रहा है, इसके अलावा कोई काम ही नहीं कर रहा, ठीक है। तो ऐसा भी बिल्कुल गलत है। तो उसको बोलो भैया कि एक्सरसाइज के पहले भी थोड़ा बहुत आपको कुछ ब्रेकफास्ट करना है, और देन एक्सरसाइज के बाद में भी थोड़ा बहुत आपको क्या करना है? ब्रेकफास्ट करना है, ठीक है। उसके बाद ही आपको क्या करना है? एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है। और ब्लड ग्लूकोज लेवल चेक करते रहना है। यदि ब्लड ग्लूकोज लेवल मोर देन 250 mg/dl से ज्यादा आ रहा है, और ब्लड के अंदर यदि कीटोन बॉडीज वगैरह प्रेजेंट है, तो फिर एक्सरसाइज को क्या कर दो? स्टॉप कर दो, बिल्कुल भी एक्सरसाइज नहीं करवानी। तो 2-3 एडवाइस है वो अपन को कर सकते हैं। जैसे अपन बोल दें एक्सरसाइज करने के लिए कि
बिफोर एक्सरसाइज टेक ब्रेकफास्ट, टेक ब्रेकफास्ट बिफोर एंड आफ्टर, ऐसे कर लेना, बिफोर एंड आफ्टर एक्सरसाइज टेक ब्रेकफास्ट। इफ ब्लड ग्लूकोज लेवल कितने से ज्यादा जाए, मोर देन 250 mg पर डीएल है, और साथ में क्या है, प्लस का चिन्ह है, साथ में क्या प्रेजेंट है, कीटोन बॉडी प्रेजेंट है। तो ऐसी स्थिति के अंदर अपन को क्या करना है, अवॉइड करना है, अवॉइड एक्सरसाइज। ठीक है, बात समझ में आएगी। तो खाना पीना भी देते रहना है साथ साथ में एक्सरसाइज के दौरान में, और जो कुछ ज्यादा आ जाता है ग्लूकोज का लेवल तो बंद करवा दो भाई, अवॉइड कर दो उसको। ठीक है, अब चलते हैं थर्ड वन कैटेगरी से रिगार्डिंग, जिसका नाम है ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट, जो कि ड्रग ऑफ चॉइस मानते हैं अपन टाइप सेकेंड डायबिटीज मेलाइटस की। ठीक है, यहाँ तक कोई समस्या नहीं है? समस्या तो तुमको आज दिन तक हुई ही नहीं है, पता नहीं ऐसी कौन सी दुनिया में जीते हो तुम। जब भी वापस सुबह आके अपन देखते हैं तो समस्याओं की बाढ़ आ जाती है, फिर वन बाय सर ये भी नहीं आया, वो भी नहीं आया, वो भी नहीं आया, लेकिन अभी तो कोई समस्या नहीं रहती। घर पे जाने के बाद क्या खिलाते हैं तुम्हारे घर वाले? हाँ, अच्छा, तो घर पे जाने के बाद, घर पे जाने के बाद भी क्लास देख लिया करो। ठीक है, मिल जाएगी आपको एक दो दिन के अंदर। चलो भाई, तो थर्ड वन बात करते हैं अपन अब ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट। ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट माउथ के माध्यम से दे रहे हैं अपन, ग्लूकोज को कम करने वाले जो कारक है या जो ड्रग्स है उन्हीं को अपन ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलो कितने कितने ग्रुप्स की मेडिकेशन अपन यूज कर सकते हैं या यूज करते आए अभी तक डायबिटीज में? कितने? 4 प्रकार के ग्रुप से। ठीक है, 4 से लेकर 5 प्रकार। पहला कौन सा है? पाइगुनिडेज। कौन सा है? पाइगुनिडेज। सेकंड वन कौन सा है? अल्फा, अल्फा नहीं है, अल्फा ग्लाइक, हाँ, अल्फा ग्लाइकोसाइडेज इनहिबिटर। थर्ड वन कौन सा है? सल्फोनाइल यूरेज हो जाएगा। और फोर्थ वन और थियोजोलिडियन ग्रुप हो जाएगा। ठीक है, चलो ग्रुप्स वगैरह याद नहीं हो रहे तो सिंपल सा अभी एक दो मेडिकेशन में लिख रहा हूँ, ज्यादा नहीं। ठीक है, क्योंकि ग्रुप्स वगैरह 4 प्रकार के, एक तो मैं बोलूंगा कि भैया इंटेस्टाइन पे काम करता है, एक लिवर पे काम करता है, ठीक है, एक पेनक्रियाज के ऊपर काम करता है। तो अलग अलग प्रकार के ग्रुप्स होते हैं। तो सिंपल सा मैं एक दो एग्जाम्पल यहाँ पे लिख देता हूँ जो कि आपके जनरल लाइफ के दौरान आप सुनते रहते हो, जैसे मेटफॉर्मिन, सबने सुना है? ठीक है, काम बताओ इसका क्या करता है ये मेटफॉर्मिन, और काम कहाँ पे करता है ये? कहाँ पे काम करता है ये? लीवर पे काम करता है। ठीक है, तो मेटफॉर्मिन का याद रखना है, ये एक्ट ऑन लीवर। कहाँ पे काम करेगा ये? लीवर पे। और लीवर पर किस प्रकार का कार्य करेगा, क्या ग्लूकोज को ज्यादा बाहर निकालेगा या कम? तो ग्लूकोज से जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज डिपोजिट है उसको वहां से बाहर नहीं आने देगा। ठीक है, मतलब ग्लूकोज की जो ग्लाइकोजन वाली फॉर्म है वो लीवर के अंदर ही स्टोर रहेगी। ठीक है, तो ये एक्ट ऑन लिवर करता है, और ये मतलब मैं बोल दूंगा कि ग्लाइकोजन की फॉर्म के अंदर ही ग्लूकोज को अपने पास में रखेगा, मतलब बाहर नहीं आने देगा। ठीक है, तो ज्यादा नहीं, अभी ज्यादा लफड़ा नहीं, मैं बोलूंगा कि थियोजोलिडोन होती है, ठीक है, एक कार्बोज होती है, ठीक है, प्रोसिटा
ग्लिटिन होती है, बहुत सारी मेडिकेशन है होने में तो, ठीक है, एक ग्रुप याद कर लो बस, ज्यादा नहीं। चलो अब आगे बढ़ते हैं, मेन मुद्दा है इंसुलिन, जहां से क्वेश्चंस के आने की संभावना सबसे ज्यादा रहती है। ये तीनों जो तौर तरीके अपन ने यूज में लिए, ये किस प्रकार की डायबिटीज के प्रति लिए है? टाइप सेकंड के प्रति अपन ने यूज में लिया है। अब डील करते हैं टाइप फर्स्ट को, कि क्या ट्रीटमेंट फैसिलिटी होने वाली। इंसुलिन थेरेपी, ठीक है, सभी ने सुना होगा इंसुलिन थेरेपी का काम। इंसुलिन जब बॉडी के अंदर नहीं है तो यूज भी अपन को कौन सी टाइप के अंदर करना है? ये टाइप फर्स्ट के अंदर इसको क्या करना है? यूज करना है। मतलब अपने बोल दिया कि पेनक्रियाज की बीटा सेल्स के द्वारा इंसुलिन बन ही नहीं रहा, तो ऐसी परिस्थिति में अपन से बाहर से इंसुलिन देना पड़ेगा, तो उसी को अपन बोल रहे हैं इंसुलिन थेरेपी। चलो भाई, अब इंसुलिन के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी यदि आपके पास हो तो, कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? शॉर्ट एक्टिंग, लॉन्ग एक्टिंग, रैपिड एक्टिंग और इंटरमीडिएट एक्टिंग, ठीक है। तो अपन 3 से 4 प्रकार के इंसुलिन देखेंगे। सबसे पहले तो अपन फर्स्ट वन कौन सा हो सकता है? शॉर्ट एक्टिंग, ठीक है। बी क्या लिख सकता हूं मैं? इंटरमीडिएट एक्टिंग। कौन सा लिख सकता हूं? इंटरमीडिएट एक्टिंग। तीसरा कौन सा लिख सकता हूं? लॉन्ग एक्टिंग। और लास्ट में कौन सा लिख सकता हूं? रैपिड एक्टिंग। चलो, रैपिड एक्टिंग, ठीक है। अब ये एक्टिंग का मतलब है कि भैया टाइम ड्यूरेशन के अनुसार काम हो रहा है, ठीक है। कोई होता है जो कि धीरे धीरे अपना फंक्शन करता है, कोई लंबे समय तक अपना फंक्शन कर रहा है, जो मैं बोल रहा हूँ कि 12 से 24 घंटे तक कर रहा है, कोई 6 घंटे तक कर रहा है, कोई 15 मिनट के अंदर ही एक्टिव हो गया, ठीक है, कुछ 3 से 4 घंटे में ही अपना काम करके खत्म हो गया, ठीक है। तो ड्यूरेशन के आधार पर अपन ने अलग अलग प्रकार के टाइम ड्यूरेशन के रिगार्डिंग लिखा है कि शॉर्ट, इंटरमीडिएट, लॉन्ग और रैपिड एक्टिंग, ठीक है। अब जब भी इंसुलिन का नाम आएगा उसके आगे क्या लिखेंगे अपन? क्या लिखेंगे? ह्यूमुलिन। कौन सी, मतलब कौन से ब्रांड में आता है ये? ह्यूमुलिन के हम आता है, ठीक है। तो यहाँ पर सभी में लिख दूं मैं ह्यूमुलिन, ह्यूमुलिन, ह्यूमुलिन। एग्जाम्पल बता दो एक एक, कि मैं बोलूं कि इंटरमीडिएट एक्टिंग, तो इसको अपन मैं किस नाम से जानूंगा? ह्यूमुलिन आर। किस नाम से जानूंगा? आर के नाम से। और आर का मतलब होता है रेगुलर। क्या होता है? रेगुलर होता है, ठीक है। ह्यूमुलिन एन आता है, ठीक है, तो अपन बोलते हैं एनपीएस, ठीक है। ह्यूमुलिन लॉन्ग एक्टिंग, तो ये कौन सा आएगा? ह्यूमुलिन यू, यू के नाम से आता है शायद, ह्यूमिलिन यू के नाम से आता है ये, ह्यूमिलिन यू के नाम से। और ये होता है, ये लिस्प्रो के नाम से आता है। किस नाम से आता है? लिस्प्रो के नाम से आता है। तो ये यू का मतलब होता है अल्ट्रा एक्टिंग भी इसको बोल सकते हैं, ठीक है। और लिस्प्रो एक रैपिड एक्टिंग से संबंधित आता है, ठीक है। दो तीन नाम, ह्यूमिलिन आर रेगुलर, ह्यूमिलिन एन को एनपीएच, और ह्यूमिलिन यू को अल्ट्रा एक्टिंग के नाम से, और ह्यूमिलिन लिस्प्रो के नाम से आता है, ठीक है। अलग अलग प्रकार के। मुद्दा वही है कि सारे के सारे ग्लूकोज लेवल को कम करते हैं, टाइम ड्यूरेशन सभी का डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है, ठीक है। चलो अब ज्यादा नहीं करेंगे इससे प्रति। अब कौन से 4 है, कभी कभार अपन को मिक्स करने की भी आवश्यकता पड़ जाती है, ठीक है।
तो इन चार में से किन दो को अपन एक साथ मिक्स करके लगा सकते हैं? हाँ, आर और अगर किसी को इमरजेंसी कंडीशन में अपन को इंसुलिन लगाना हो, वैसे नॉर्मल रूट तो सबकुटेनियस होता है। कौन सा होता है? सबकुटेनियस। हाँ, आईवी लगाना पड़े अपन को, तो इन चार में से कौन से को अपन आईवी रूट से लगा सकते हैं? इसको रेगुलर। ओनली इन इमरजेंसी केसेस के अंदर ही अपन रेगुलर इंसुलिन को आईवी रूट से लगा सकते हैं। इसके बाद में कोई सा भी यूज नहीं करना। ठीक है, तो लिख सकते हैं एक दो पॉइंट यहीं पर ही आपको मैं शॉर्टली करवा देता हूँ इसको कि इन इमरजेंसी इमरजेंसी यूज कर सकते हैं इसको बाय आईवी रूट से। ओनली इमरजेंसी के रिगार्डिंग की बात हो रही है, और कौन सा की बात कर रहा हूं मैं? गुमिलिन आर की बात कर रहा हूं। ठीक है, कौन सा क्लाउड कलर का आता है? एनपीएच क्या होता है? क्लाउड कलर का। और आर होता है बिल्कुल क्लियर होता है। ठीक है, चलो ये बात की है। मिक्सिंग करना पड़े तो सबसे पहले कौन सा लेंगे? आर लेंगे, और बाद में कौन सा लेंगे? एनपीएच लेंगे। ठीक है, तो ये शायद कहानी कुछ बच्चों को बिल्कुल पल्ले नहीं पड़ रही है। जो मैं कहना चाहता हूँ वो पढ़ रही है क्या? अभी मिक्सिंग किया? नहीं किया? चलो कोई बात नहीं है। अब नेक्स्ट वन बात करते हैं कि भैया इसके रूट वगैरह, नीडल्स वगैरह कौन सी यूज करनी है, उनके बारे में अपन। ठीक है, तो सबसे पहले तो इंसुलिन का रूट। इंसुलिन का रूट कौन सा होता है? तो सबकुटेनियस होता है। सबकुटेनियस रूट से इसको लगाते हैं। नीडल का यदि गोज पूछ लिया जाए तो, गोज पूछ लिया जाए तो लगभग 25 से अपन यूज कर सकते हैं। कहाँ तक? 28 गोज तक की निडल यूज कर सकते हैं इसको देने के लिए। ठीक है, एंगल एंगल अलग अलग हो सकता है भाई, डिपेंड करता है निडल के ऊपर। ठीक है, यदि अपन इंसुलिन सिरिंज यूज कर रहे हैं तो 90 डिग्री के एंगल से अपन यूज करेंगे। यदि अपन अदर किसी सिरिंज से यूज करें तो वो 15 से 30 या 45 तक अपन यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो डिपेंड करता है निडल के ऊपर कि कितना एंगल आपको रखना है। यदि ओनली इंसुलिन सिरिंज ही है तो वो 90 डिग्री के एंगल से अपन को यूज करनी। ठीक है, चलेगा। तो एंगल को छोड़ते अपन, इंसुलिन हो गया, फ्रूट हो गया, निडल हो गया। नेक्स्ट वन, इसके कॉम्प्लिकेशंस वगैरह। चलो साइट कौन कौन सी होती है? साइट कहाँ कहाँ पे इंसुलिन लगा सकते हैं अपन? शोल्डर ब्लेड्स के ऊपर लगा सकते हैं पीछे की ओर। ठीक है, और पेरी अम्बलाइकल एरिया में लगा सकते हैं, और बटक्स वाले एरिया पे लगा सकते हैं, और थाई वाले एरिया पे लगा सकते हैं। लेकिन सबसे मोस्ट कॉमन साइट कौन सी होती है? कौन सी होती है? पेरी अम्बलाइकल एरिया सबसे मोस्ट कॉमन साइट होती है। क्यों लगाया जाता है सबसे ज्यादा यहाँ पर? हाँ, एक बालिका बोल रही है कि बिल्कुल यहाँ पर क्या होती है, ब्लड सप्लाई क्या होती है, कम होती है। तो इसीलिए अपन को कौन से एरिया में लगाना है? अपन को पेरी अम्बलाइकल, मतलब अम्बलाइकल के आसपास या चारों ओर अपन लगा सकते हैं। चलेगा, तो अपन बात करते हैं कि मोस्ट कॉमन साइट। मोस्ट कॉमन साइट कौन सी होगी? अपन बोलेंगे कि पेरी अम्बलाइकल एरिया। पेरी अम्बलाइकल एरिया में होगी। सेकेंड बार अपन क्या बोल सकते हैं? शोल्डर ब्लेड्स के ऊपर लगा सकते हैं। शोल्डर, अपर शोल्डर ब्लेड के रिगार्डिंग लगा सकते हैं। बटक्स पे लगा सकते हैं। ठीक है, और थाई पे लगा सकते हैं, एंटीरियर पोर्शन पर, एंटीरियर थाई पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन सबसे मोस्ट कॉमन साइट कौन सी होती है? पेरी अम्बलाइकल एरिया होती है। ठीक है, पेरी अम्बलाइकल एरिया पे अपन लगाते हो, बिल्कुल ध्यान रखना है कि भैया एक साइड
पर यूज किया तो दूसरी साइड यदि अपन को यूज करना है तो लगभग 1 इंच का गैप होना चाहिए। कितने इंच का गैप होना चाहिए? 1 इंच का, लगभग 2.5 सेंटीमीटर का गैप होना चाहिए। ठीक है, जैसे अभी अपन बोले कि सपोज ये अम्लाइकल वाला एरिया, ये तो अभी मैंने मॉर्निंग को यदि यहाँ पे लगाया है, इंसुलिन यूज किया है, ठीक है, तो लगभग इससे 2.5 सेंटीमीटर की दूरी पर मेरे को दूसरा लगाना है। ऐसा नहीं कि आज मैंने यहाँ पे लगाया, सुबह शाम को भी फिर यहाँ लगा दिया, परसों भी यहाँ लगा दिया और उसके बाद भी यहाँ लगा दिया, तो ये डिंपल फॉर्मेशन हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? डिंपल फॉर्मेशन। तो साइट को आपको क्या करना है? रोटेट करते रहना है, नहीं तो इसके कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं फिर। ठीक है, चलो तो लिख लीजिए मिनिमम गैप बिटवीन टू, मिनिमम गैप बिटवीन टू इंसुलिन डोज, इंसुलिन साइट तो लगभग क्या करना है? 2.5 सेंटीमीटर, या इसी को अपन 1 इंच बोल सकते हैं। इतना गैप अपन को मेंटेन करना है। यदि मेंटेन नहीं किया है तो क्या होगा भाई? इफ गैप नॉट मेंटेन तो देन डिंपल फॉर्मेशन हो जाएंगे, जिसको अपन बोलते हैं गिठान। ठीक है, ट्यूमर वगैरह का फॉर्मेशन हो जाना, वो फॉर्मेशन हो सकता है। तो वो फॉर्मेशन के लिए फिर बाद में एडवाइस करते हैं ना कि भैया बर्फ की सिकाई करते रहो, बर्फ से ये करते रहो, ठीक है, आइस वगैरह से, तो वो नहीं करना है। तो उसको अपन बोलते हैं लाइपोडिस्ट्रोफी। लाइपोडिस्ट्रोफी के नाम से इसको जाना जाता है, मतलब डिंपल फॉर्मेशन, डिंपल फॉर्मेशन हो सकता है। ठीक है, तो ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। अब कुछ कॉम्प्लिकेशन वगैरह है, तो एक तो लिपोडिस्ट्रोफी क्या हो सकता है? कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। ठीक है, कॉम्प्लिकेशन किसके? ओनली इंसुलिन थेरेपी के। हाँ, तो कोई समस्या? यही तो सबसे बड़ी समस्या है। चलो समस्या करेंगे अभी थोड़ी देर बाद में। चलो, कॉम्प्लिकेशन ऑफ इंसुलिन थेरेपी। कॉम्प्लिकेशन ऑफ इंसुलिन थेरेपी, बताओ भाई, इंसुलिन लगाते जा रहे हैं, अपन लगाते जा रहे हैं, क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं? हाँ, हाइपो, ये डायबिटिक का कॉम्प्लिकेशन है, ऑल ओवर डायबिटीज मेलाइटस के अंदर पढ़ते हैं अपन हाइपोग्लाइसीमिया। ठीक है, इंसुलिन का पढ़ रहे हैं अभी अपन। ठीक है बेटा, ये ध्यान रखना है, छोटी छोटी बातें हैं लेकिन गलत हो जाते हैं इस प्रकार से क्वेश्चन। ठीक है, इंसुलिन का कॉम्प्लिकेशन सबसे पहले तो ये जगह वगैरह चेंज नहीं की, तो सबसे पहले तो यही होगा ट्यूमर वगैरह फॉर्मेशन या छोटे छोटे नोडुलर फॉर्मेशन हो सकते हैं। तो सबसे पहले तो अपन लिख सकते हैं कि लाइपोडिस्ट्रोफी हो सकता है, हाइपोडिस्ट्रोफी हो सकता है। सेकंड वन, लोकल एलर्जी रिएक्शन हो सकती है, जैसे साइट के आसपास रेडनेस आ जाना, ठीक है, वहां का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाना, स्वेलिंग आ जाना। ठीक है, तो ये सारे के सारे लोकल एलर्जिक रिएक्शंस हो सकती है। बात समझ में आ रही है? इस वर्ड के ऊपर फोकस करना है बेटा। अभी अपन किसका पढ़ रहे हैं? ओनली इंसुलिन थेरेपी के कॉम्प्लिकेशन पढ़ रहे हैं ओनली। ठीक है, चलो, तो लाइपोडिस्ट्रोफी हो सकती है। सेकंड वन में बोल दूं कि लोकल एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है। ठीक है, इसके अंदर वही रेडनेस वगैरह हो जाएगी भाई, कि रेडनेस हो सकता है, इचिंग हो सकती है, इचिंग वगैरह हो सकती है। नेक्स्ट इन्फ्लामेशन हो सकता है, इन्फ्लामेशन हो सकता है। ये छोटी छोटी चीजें देखने को मिल सकती है अपन को। चलो भाई, नेक्स्ट वन क्या हो सकता है? डाउन फिनोमिनॉन।
ये डाउन फिनोमिना, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनता है अभी शायद एसएसबी के एग्जाम के रिगार्डिंग भी क्वेश्चन थे, यदि किसी ने दिए हो तो अलग अलग शिफ्ट में थे, ठीक है। तो वहां पर भी डायबिटीज से रिगार्डिंग डाउन फिनोमिना से क्वेश्चन था वहां पर, ठीक है। और बहुत सी बार क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं इनसे। एक डाउन फिनोमिना होता है, एक सोमोगी इफेक्ट होता है। तो फोर्थ वन में मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, सोमोगी इफेक्ट, ठीक है। ये दो मतलब स्पेसिफिक याद रखनी है कि इंसुलिन थेरेपी के क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। तो एक तो डाउन फिनोमिना हो सकता है, एक सोमोगी इफेक्ट हो सकता है। अब दोनों में एक दूसरे के अपोजिट है, ज्यादा कुछ नहीं है, एक दूसरे के अपोजिट है। कुछ पेशेंट्स होते हैं, पेशेंट इस प्रकार के कि जैसे इवनिंग टाइम पर उनके अंदर हाइपोग्लाइसीमिया देखने को मिलता है, ठीक है। जैसे इंसुलिन लगाया तो क्या हो जाएगा, हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा कुछ समय के लिए, ठीक है। लेकिन जैसे ही पेशेंट को अर्ली मॉर्निंग के अंदर अपन ब्लड ग्लूकोज लेवल चेक करते हैं, लगभग कोई 3 से 4 बजे या 2 से 3 बजे के बीच में अपन अर्ली मॉर्निंग को चेक करते हैं, तो वहां पर पेशेंट को हाइपर ग्लाइसीमिया देखने को मिलता है, ठीक है। शाम को क्या था उसका मुद्दा नहीं है, लेकिन मॉर्निंग को एक बहुत ज्यादा मात्रा के अंदर ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाना, तो उसको अपन बोलते हैं डाउन फिनोमिना। क्या बोलते हैं, डाउन फिनोमिना। बात समझ गए आगे, कि इवनिंग को एक नॉर्मल या कम था, पेशेंट जैसे ही अर्ली मॉर्निंग हुई 3 से 4 हुआ, तो वहां पर अपन ने चेक किया, तो एक नॉर्मल यूनिट से मैं बोलूँ कि मोर देन 200 या अपन को हाइपरग्लाइसीमिया देखने को मिल रहा है। तो ऐसा जो इफेक्ट है इसी को अपन क्या बोलते हैं, डाउन फिनोमिना बोलते हैं, ठीक है। अब इसके रिगार्डिंग ट्रीटमेंट क्या कर सकते हैं भाई, अगर ऐसा डेली डेली होता रहा पेशेंट के साथ में, तो डोज को इंक्रीज कर दो शाम को ही। जैसे अपन 5 या 10 यूनिट लगा रहे थे, 10 यूनिट लगा रहे थे, तो 10 की जगह 12 यूनिट क्या कर दो, यूज करने लग जाओ, ताकि अर्ली मॉर्निंग तक उसका इफेक्ट रहे। और जो हाइपरग्लाइसीमिया देखने को मिल रहा है अपन को अर्ली मॉर्निंग में, वो देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। जस्ट इसका अपोजिट कौन होता है, सोमोगी इफेक्ट होता है। तो सोमोगी इफेक्ट के रिगार्डिंग अपन बोलें कि अर्ली मॉर्निंग को क्या देखने को मिलता है अपन को, हाइपोग्लाइसीमिया देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है, हाइपोग्लाइसीमिया। अब ट्रीटमेंट क्या करेंगे भाई, डोज को कम कर दो इंसुलिन की, जो शाम को लगाया था 10 यूनिट लगा रहे थे, अब उसकी जगह भाई तो 8 यूनिट या 7 यूनिट या 6 यूनिट या 5 यूनिट इस प्रकार से लगा सकते हैं अपन। तो शाम को यदि डोज अपन कम देंगे तो पेशेंट को मॉर्निंग में क्या हाइपोग्लाइसीमिया नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। मॉर्निंग पर हाइपरग्लाइसीमिया दिखाई देना वो डाउन फिनोमिना है। मॉर्निंग अर्ली मॉर्निंग को हाइपोग्लाइसेमिया दिखाई देना पेशेंट की बॉडी के अंदर, उसको क्या बोलते हैं अपन, सोमोगी इफेक्ट के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बोल दूंगा कि अर्ली मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग लगभग 3 to 4 AM, इन हाइपरग्लाइसेमिया इन पेशेंट, ठीक है। तो इसका ट्रीटमेंट या मैनेज अपन कर सकते हैं कि इंक्रीज डोज ऑफ इंसुलिन एट बेड टाइम। जब पेशेंट सोने जा रहा है तो उसके पहले अपन को थोड़ा सा डोज को इंक्रीज करके लगाना है। जस्ट अपोजिट, हाइपोग्लाइसीमिया दिख रहा है तो डोज को क्या कर दो, कम कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बोल लूंगा कि अर्ली मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग वही 3 to 4 AM पर क्या देखने को मिलता है, सीन हाइपोग्लाइसीमिया इन पेशेंट, इन पेशेंट। तो मैनेज बाय डिक्रीज डोज ऑफ इंसुलिन। इसमें एक बार अच्छे से देख लीजिए, मॉर्निंग टाइम पर
ज्यादा होना ग्लूकोज का लेवल, तो शाम के टाइम पर ही, एट बेड टाइम पर ही अपन को किसका डोज बढ़ाना पड़ेगा, इंसुलिन का, तभी जाकर ग्लूकोज लेवल क्या होगा, मेंटेन रहेगा। अब इधर जस्ट मामला उल्टा है, यहाँ पर अर्ली मॉर्निंग क्या देखने को मिल रहा है, हाइपोग्लाइसेमिया, तो डोज को अपन क्या कर देंगे, डिक्रीज कर देंगे। ठीक है, दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों पूछे हुए क्वेश्चन से, सोमोगी इफेक्ट एंड डाउन फिनोमिना। ठीक है, तो याद रखना है भाई। और ये कॉम्प्लिकेशन कभी कभार कंफ्यूज कर देते हैं, एक तो कॉम्प्लिकेशन पूछता है एग्जामिनर, डायबिटीज मेलाइटस का क्या कॉम्प्लिकेशन है, ठीक है, वो आगे डील करेंगे अपन। एक कॉम्प्लिकेशन पूछ रहा है कि इंसुलिन थेरेपी के क्या कॉम्प्लिकेशन है, तो ये जो अभी अपन पढ़ रहे ये इंसुलिन थेरेपी के कॉम्प्लिकेशन है, ओनली के कॉम्प्लिकेशन है इंसुलिन थेरेपी के। अब नेक्स्ट जो पढ़ेंगे अपन वो डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशन पढ़ेंगे ऑल ओवर। ठीक है, चलेगा, तो ये लिखेगा, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मामला यहाँ तक। चलो भाई, क्या क्या पढ़ लिया इससे संबंधित एक बार थोड़ा सा रिविजन करके देखिएगा। डील किया अपन ने सिम्टम्स से रिगार्डिंग डील किया था कि डायबिटीज मेलाइटिस संबंधित मोस्ट कॉमन सिम्टम, प्रत्येक प्रकार के डायबिटीज संबंधित कौन कौन से सिम्टम देखने को मिल सकते हैं, तो 3P साइन क्लासिकल थे, और हाइपरग्लाइसीमिया होगा, ग्लाइकोसूरिया होगा, पेरिफेरल सर्कुलेशन क्या होगा, डिक्रीज होगा। ठीक है, वुंड्स वगैरह की हीलिंग्स भी स्लो होगी और ब्लर विजन वगैरह हो जाता है। नेक्स्ट वन, पता करने के तौर तरीके संबंधित, सबसे पहले ब्लड ग्लूकोज लेवल चेक करो। ठीक है, ब्लड ग्लूकोज लेवल नॉर्मल कितना है, 70 से लेकर 110 mg/dl तक है, तो नॉर्मल होता है। लेस देन 150 आता है खाना खाने के बाद में भी, तो उसको भी अपन नॉर्मल काउंट करते हैं। यदि एक डायबिटिक वाले पेशेंट का अपन चेक कर रहे हैं, तो फास्टिंग वाला ब्लड ग्लूकोज लेवल कितने से अधिक आ जाए, मोर देन 125 mg/dl से ज्यादा आ जाता है, तो डायबिटीज हो सकती है। पोस्ट प्राइंडियल चेक करेंगे तो मोर देन 180 आ जाता है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, फिर डायबिटिक हो सकता है मतलब। और 180 से ज्यादा आना ही इसको रीनल थ्रेशोल्ड के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये अपन किस नाम से जानते हैं, ऑल्सो नोन एज रीनल थ्रेश रीनल थ्रेशोल्ड, रीनल थ्रेशोल्ड के नाम से हम जानते हैं इस यूनिट को। मतलब अब इतने से ज्यादा रहा तो किडनियां खराब हो सकती है पेशेंट की, इसको अपन बोलते हैं रीनल थ्रेशोल्ड। ठीक है, तो अपना टारगेट यही होता है डायबिटिक वाले पेशेंट के अंदर कि ग्लूकोज लेवल लेस देन 180 ही रहे, तब तक किडनियों के ऊपर किसी प्रकार का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, जैसे ही 180 से ज्यादा गया तो वो किडनियों के लिए घातक हो सकता है। चलो, ओजीटीटी किया अपन ने, फिर बेनेडिक्ट टेस्ट किया यूरिन के द्वारा। ठीक है, कंफर्मेटरी टेस्ट कौन सा था, HbA1c था। ठीक है, नॉर्मल रेंज कितना था, 4 to 6 है, और ये मोर देन 6.5 चला जाता है तो डायबिटिक है। कितने समय तक की जानकारी देता है ये, तो 3 महीने तक की जानकारी देता है। फिर मैनेजमेंट पे आए अपन, तो मैनेजमेंट में डाइट से संबंधित एडवाइस करना है, एक्सरसाइज से संबंधित एडवाइस करना है, ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट के द्वारा कर सकते हैं। तो ये तीनों तौर तरीके यूज किए जाते हैं कौन से, डायबिटीज के संबंधित,
टाइप सेकंड से संबंधित चलेगा। नेक्स्ट वन, इंसुलिन थेरेपी किसकी ड्रग ऑफ चॉइस या किस प्रकार डायबिटीज की चॉइस होती है? टाइप फर्स्ट की होती है। ठीक है, तो अब कुछ डाइट से रिगार्डिंग बात की अपन ने, तो मोनोसेक्राइड को क्या कर दो, अवॉइड कर दो। कुछ परसेंटेज है, कार्बोहाइड्रेट कितना देना है, फैट कितना देना है, प्रोटीन कितना देना है, तो 50 30 और 20 मतलब 5:3 और रेशो 2 के रिगार्डिंग अपन को प्रोवाइड करना है। एक्सरसाइज के बारे में एडवाइस कर सकते हैं अपन, लेकिन एक्सरसाइज करने से पहले और करने के बाद में पेशेंट को एक ब्रेकफास्ट की एडवाइस आपको करनी है। जब ब्लड ग्लूकोज लेवल मोर देन 250 mg पर डीएल चला जाता है और साथ में कीटोन बॉडी यदि प्रेजेंट है, तो उसको एक्सरसाइज को क्या कर दो, अवॉइड कर दो। ठीक है, नेक्स्ट वन, फिर कुछ दवाई गोलियां थी, तो जिसके द्वारा अपन ग्लूकोज के लेवल को कम कर रहे थे। सबसे मोस्ट कॉमन यूज होती है मेटफॉर्मिन, डायरेक्ट एक्ट करती है लिवर के अंदर। इंसुलिन थेरेपी, तो इंसुलिन अलग अलग प्रकार के हैं, शॉर्ट एक्टिंग, इंटरमीडिएट एक्टिंग, लॉन्ग एक्टिंग और रैपिड एक्टिंग वाले होते हैं। चलो, अब इंसुलिन के रूट वगैरह, तो सबकुटेनियस रूट, नीडल कौन सी यूज करना है, 25 से लेकर 28 गोज तक की नीडल यूज करना है। साइट सबसे मोस्ट कॉमन कौन सी होती है, पेरी अम्बलाइकल एरिया वाली होते हैं। इसके बाद में अपन शोल्डर ब्लेड्स यूज कर सकते हैं, बटक्स यूज करते हैं और थाई का एंटीरियर पोर्शन यूज कर सकते हैं। हाँ, इंसुलिन थेरेपी पर इलेक्ट्रोलाइट्स पे भी इफेक्ट पड़ता है। बिल्कुल क्यों नहीं पड़ सकता, पड़ सकता है, डायबिटीज हो रही है तो। ठीक है, नॉर्मल तो नहीं करे तो नॉर्मल तो कोई इलेक्ट्रोलाइट को नहीं करे, लेकिन डायबिटिक वाले पेशेंट में कर सकता है, क्योंकि ये एक इम्यूनिटी अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन वगैरह कुछ भी हो तो मे भी चांसेस है। हाँ, इंसुलिन से नहीं पड़ता, इंसुलिन के अपन बोलेंगे कि डायबिटीज की वजह से पड़ रहा है, क्योंकि डायबिटीज की वजह से पोलीयूरिया हो रहा है। पोलीयूरिया होते ही डिहाइड्रेशन चला गया, मतलब सिंपल सा, और डिहाइड्रेशन में इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंस होती ही है। तो डायबिटीज करती है, इंसुलिन नहीं करता है। ठीक है, मेन मुद्दा ये है, क्योंकि पोलीयूरिया हुआ, पेशेंट डिहाइड्रेटेड होगा। मेन मुद्दा यही है और कुछ भी नहीं है, चलेगा। तो सबसे ये कुछ साइट्स वगैरह हो गई है। नेक्स्ट फिर अपन ने कुछ छोटा सा पोर्शन डील किया, ये कि कुछ कॉम्प्लिकेशन वगैरह हो सकते हैं भाई इंसुलिन थेरेपी के। तो पहला लिपोडिस्ट्रोफी हो सकता है, लोकल एलर्जी रिएक्शन हो सकती है, डाउन फिनोमिना हो सकता है, और लास्ट में सोमोगी इफेक्ट हो सकता है। कोई समस्या नहीं है। अब नेक्स्ट वन, डील करते हैं अपन कॉम्प्लिकेशन ऑफ डायबिटीज मेलाइटस। ठीक है, दोनों कॉम्प्लिकेशंस को अच्छे से याद रखना है। एक इंसुलिन थेरेपी का है भाई, और जो अब पढ़ने जा रहे हैं वो डायबिटीज मेलाइटस के कॉम्प्लिकेशन। ठीक है, कॉम्प्लिकेशन ऑफ डायबिटीज मेलाइटस। चलो, अब डायबिटीज हो गई तो क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकता है ट्रीटमेंट के दौरान या ट्रीटमेंट के बाद में? बिल्कुल, हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है, डायबिटिक रेटिनोपैथी हो सकता है, कीटो एसिडोसिस हो सकता है, HHNS हो सकता है, हाइपर ओस्मोलार हाइपरग्लाइसेमिक नॉन कीटोटिक सिंड्रोम। ठीक है, और कुछ माइक्रोवेस्कुलर होते हैं, कुछ मैक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। ठीक है, और डायबिटिक फुट वगैरह भी कोज कर सकता है, क्योंकि वुंड हीलिंग्स वगैरह नहीं होती है, और ये एक प्रकार का मोस्ट गैंग्रीन कोज कर सकता है। ठीक है, तो बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन है लॉन्ग टाइम पीरियड के रिगार्डिंग अपन को देखने को मिल सकते हैं। तो फर्स्ट वन रहेगा इसमें संबंधित हाइपोग्लाइसीमिया। क्या रहेगा? हाइपोग्लाइसीमिया। अब नॉर्मल अपन को पता लग गया भाई 70 से लेकर 110 mg पर डीएल तक ग्लूकोज का अमाउंट होता है, जैसा ही है। तो हाइपोग्लाइसीमिया कब बोलते हैं फिर? लेस देन 70 या लेस देन 60? तो लेस देन 60 हो जाता है तो उसको अपन क्या नाम जानते हैं? हाइपोग्लाइसीमिया। तो ना
तो मैं बोलूँ कि लेस देन 60 mg/dl, इस प्रकार की कंडीशन को अपन बोलेंगे हाइपोग्लाइसीमिया से। ग्लूकोज का लेवल कम हो रहा है, यही कंडीशन हाइपोग्लाइसीमिया। कितने प्रकार से डील कर सकते हैं इसको? 3 प्रकार से, माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर हाइपोग्लाइसीमिया। ठीक है, अब माइल्ड के अंदर कितना रहेगा? 40 से 60 mg/dl। मॉडरेट में कितना रहेगा? 20 to 40 mg/dl तक ग्लूकोज का लेवल। और सीवियर में कितना रहेगा? लेस देन 20 mg/dl। ठीक है, तो अकॉर्डिंग डिपेंड करता है भैया कितना कितना ग्लूकोज का लेवल है, उस हिसाब से अपन कैटेगराइज कर सकते हैं पेशेंट को कि कौन सी कैटेगरी के अंदर है। लेस देन 60 है तो हाइपोग्लाइसेमिया बोला जाएगा। 40 से लेकर 60 तक आ रहा है तो एक माइल्ड कैटेगरी है। फिर मैं बोलूँगा कि 20 से लेकर 40 तक आ रहा है तो मॉडरेट कैटेगरी है। और लास्ट में लेस देन 20 आ रहा है तो एक सीवियर कैटेगरी। ठीक है, कुछ सिम्टम्स वगैरह पेशेंट प्रोवाइड कर सकता है यहाँ पर। ठीक है, जैसे माइल्ड के अंदर क्या क्या नजर आ सकते हैं? हाँ, जोर से बोलो, समझा नहीं। डाइफोरेसिस, चलो ठीक है, डाइफोरेसिस, हंगर, ट्रेमर्स हो जाएंगे, वाइब्रेशंस वगैरह इस प्रकार के हो सकते हैं। ठीक है, चलो, हेडेक होना, ब्लर विजन होना, ये सारा के सारे कहाँ पे जाएंगे? मॉडरेट के अंदर जाएंगे। ठीक है, इधर तो पेशेंट क्या हो जाएगा? अनकॉन्शियस हो जाएगा और पेशेंट कोमा वाली कंडीशन तक भी जा सकता है, वो डेथ भी हो सकती है पेशेंट की। ठीक है, तो हेडेक होना, ब्लर विजन वगैरह होना, ये मॉडरेट की कहानी है। और जो सिंपल एक नॉर्मल सिम्टम्स नजर आते हैं वो सारे के सारे किसके अंदर आते हैं? माइल्ड के अंदर। भूख ज्यादा लगना, ये भी एक हाइपोग्लाइसीमिया वाली कंडीशन है, तभी जाकर अपन खाना खाते हैं। लेकिन टाइम पे खाना मिल गया तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर अपन देखते हैं अपने आसपास वाले केसेस के अंदर के भी, ये टेबल पे बैठा बैठा नीचे गिर गया। ठीक है, या चलता चलता नीचे गिर गया, तो ऐसी कंडीशन हो सकती है। ठीक है, तो उसको अपन छोड़ते हैं तो थोड़ा सा ट्रीटमेंट के ऊपर आ जाओ। सिम्टम्स लिखना हो सके लिख दे सिम्टम्स। चलो, तो अब सिम्टम्स बता दे जाओ तुम, इसमें कौन कौन से सिम्टम्स हो सकते हैं? क्या हो सकता है? हंगर हो सकती है, और क्या हो सकता है? टेकीकार्डिया, इसके ऊपर मैं डायफोरेसिस लिख सकता हूँ, डायफोरेसिस। ठीक है, चलो, ट्रेमर्स हो सकते हैं, ट्रेमर्स इस प्रकार के हो सकते हैं। चलो, इसके सिम्टम्स क्या हो सकते हैं? क्या हो सकते हैं इसके सिम्टम्स? हेडेक हो सकता है, ब्लर विजन हो सकता है, और पेशेंट सेमी कॉन्शियस भी हो सकता है यहाँ पर। ठीक है, सेमी कॉन्शियस अपन बोले तो मतलब वही कि बेहोश होने वाले कंडीशन के अंदर है, या उससे पहले वाली जो अवस्था होती है। ठीक है, अब यहाँ पर इसके अंदर मेन सिम्टम्स क्या होंगे? ठीक है, थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं इसको ताकि इजी हो जाएगा। चलो, इसके अंदर क्या क्या हो सकता है भाई? पेशेंट क्या हो जाएगा? तो अनकॉन्शियसनेस हो सकता है, पेशेंट कोमा में जा सकता है, नहीं संभाला तो फिर सीजर हो जाएगा, और फिर मर भी सकता है बच्चा। ठीक है, डेथ भी हो सकता है। तो छोड़ दो, चलो, मरने को तो अभी थोड़ी देर के लिए। 3 को याद रखना है भाई, कि अनकॉन्शियस, कोमा और सीजर आ सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको लॉजिकली सोचना है। पेशेंट यदि इस वाली अवस्था में हेडेक हो रहा है, ब्लर विजन हो रहा है, या मैं बोल दूं एक प्रकार से कि सेमी कॉन्शियस वाली कंडीशन में, सेमी कॉन्शियस वाली कंडीशन के अंदर है। ठीक है, यहाँ पे बिल्कुल क्या है? अनकॉन्शियस है, सीजर आना स्टार्ट हो गया, पेशेंट को कोमा के अंदर जा सकता है। ठीक है, तो इस वाली से रिगार्डिंग अपन जो ट्रीटमेंट करेंगे तो बाई ओरली करना चाहिए या आईवी रूट से करना चाहिए? कैसे करना चाहिए अपन को? आईवी रूट से करना चाहिए, क्योंकि भैया ये सेमी कॉन्शियस वाली कंडीशन है। हम उससे जो कुछ भी अपन मीठा वीठा खिलाते हैं, हाइपोग्लाइसेमिया होता है, ये होता है।
तो वो अपन को माउस से नहीं खिलाना, नहीं तो पेशेंट क्या कर सकता है, एस्पिरेट कर सकता है, तो उसको बचाने के लिए अपन को ट्रीटमेंट फैसिलिटी यूज करनी पड़ेगी बाय द आईवी रूट। ये एक सिंपल है, ये अपने साथ भी घटनाएं होती रहती है ऐसी वाली, तो पसीना आना, भूख लगना, हार्ट रेट बढ़ जाना, ठीक है, कुछ ज्यादा हो गया तो ट्रेमर्स वगैरह, वाइब्रेटिंग मोमेंट्स इस प्रकार से होना, ठीक है, तो ये नॉर्मल हो सकता है। तो यहाँ पर अपन एक ओरल रूट के द्वारा ट्रीटमेंट अपन दे सकते हैं, ठीक है, या इसी वाली ऐसी कंडीशन होती है तो एक होम बेस्ड ट्रीटमेंट अपन इसको प्रोवाइड करते हैं। कौन सा? हाँ, ये ग्लूकोज ही तो है मेन, ग्लूकोज की कमी हो रही है तो भूख लगेगी सही। अब तुम बोलोगे खाना खाने के बाद भूख क्यों नहीं लगती, तो ग्लूकोज ले लिया, मतलब आपने कार्बोहाइड्रेट ले लिया, कार्बोहाइड्रेट टूटने के बाद में लास्ट प्रोडक्ट ग्लूकोज ही बनता है मोनोसेकेराइड बन के, ठीक है, तो वो होता है, ग्लूकोज की पूर्ति होगी इसलिए चक्कर आना बंद हो गए, जैसे एनर्जी कम होगी। और नर्व टिश्यू को तो ग्लूकोज और ऑक्सीजन से मतलब है, और किसी से कोई मतलब नहीं है। अपने न्यूरॉन को जितना ग्लूकोज बॉडी के अंदर अच्छे से काम करेगा और जितनी उसको ऑक्सीजन मिल रही है अच्छे से काम करेगा, ठीक है। अगर दोनों चीज में से एक चीज की कमी हुई तो बॉडी से रिगार्डिंग, मतलब नर्वस सिस्टम से रिगार्डिंग सिम्टम्स आना क्या हो जाएंगे, स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है, तो वही है। ज्यादा पसीना आना, एक्सेसिव स्वेटिंग अपन बोल सकते हैं भाई, ठीक है, डायफोरेसिस मतलब। चलो, तो यहाँ पर अपन को ट्रीटमेंट क्या करना है, होम बेस्ड ट्रीटमेंट अपन प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है, जिसके अंदर लगभग 15 से लेकर 30 ग्राम फास्ट एक्टिंग कार्बोहाइड्रेट अपन दे सकते हैं इसमें। क्या दे सकते हैं? हाँ, 15 टू 13 ग्राम फास्ट एक्टिंग कार्बोहाइड्रेट अपन को देना है। अब या तो ऐसे व्यक्ति बिल्कुल चॉकलेट लेके घूमा, जो भी आपको पसंद है, डेयरी मिल्क हो गया, पता नहीं कौन कौन सी, ठीक है, या 1 रुपए की 4 मीठी गोली आती है, नारंगी गोली, वो भी अपन दे, संतरे वाली, हाँ, वो भी अपन लेके घूम सकते हैं, ठीक है। तो ये अपन होम बेस्ड ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ये तो हुआ घर का ट्रीटमेंट। अब यदि पेशेंट हॉस्पिटल में इस प्रकार का अपील कर रहा है तो डेक्सट्रोज 5% से काम हो जाएगा। किससे हो जाएगा? डेक्सट्रोज 5% से, सिंपल सा ज्यादा। तो ये तो हुआ होम बेस्ड ट्रीटमेंट के रिगार्डिंग। यदि हॉस्पिटल फैसिलिटी के है तो सेकंड वन प्रायोरिटी अपन दे सकते हैं हॉस्पिटल वाले पेशेंट को कि डेक्सट्रोज क्या देना है, 5% यूज कर सकते हैं हॉस्पिटल वगैरह में है तो, ऐसी परिस्थिति के अंदर, ठीक है। सेमी कॉन्शियस, माउथ से कुछ भी नहीं देना है, एस्पिरेट करने के चांसेस रहते हैं यहाँ पे। तो ट्रीटमेंट के रिगार्डिंग क्या दोगे? हाँ, या तो D25 से करो, या D50% भी अपन लगा सकते हैं यहाँ पर, या इंजेक्शन भी यूज कर सकते हैं अपन ग्लूकागोन का, ठीक है। तो अलग अलग यूज कर सकते हैं अपन यहाँ पर। तो मैं लिख दूंगा कि D50% बाई आईवी रूट। हाँ, 25 भी लिख दो, ये लो, ये 25 भी लिख दो, D25% या सॉरी, हाँ 50% दे सकते हैं, या इंजेक्शन भी लगा सकते हैं यहाँ पर। चलो छोड़ो यहाँ पर, हाँ वही नहीं लिखा वहां पर इसलिए छोड़ दिया मैंने, ठीक है। चलो, अब यहाँ पे आ जाओ सीवियर। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं अपन, इंजेक्शन ग्लूकागोन अपन को यूज करना है। उसके बाद में आप D50 कंटिन्यू कर सकते हो, ठीक है। D25 कंटिन्यू कर सकते हो, वो अलग बात है, पेशेंट को थोड़ा बहुत यदि आता है उसके रिगार्डिंग, ठीक है। तो ये ट्रीटमेंट फैसिलिटी हो सकती है यहाँ पर इस प्रकार से, लिखेगा इनको। हाँ,
नॉर्मल डिपेंड करता है कि कितना सीवियर है उसके रिगार्डिंग, 20 से कम है या 10 से भी कम आ गया, लगभग 2 ml से स्टार्ट करना है अपन को, 2 ml से, ठीक है, वो करना है। एक ही शॉट लगाना है, पेशेंट बिल्कुल होश आवास में आ जाएगा, उसके बाद फिर आपको D25 या D50% यूज करना है कंटिन्यू, ठीक है। चलो, तो आपको तो नहीं होने लग गया हाइपोग्लाइसीमिया? अरे आप लोगों को तो नहीं होने लग गया? हो रहा है? लाओ भैया नारंगी की चॉकलेट लाओ, हाँ नारंगी की, खाइए ना सबने। चलो, ये हुआ हाइपोग्लाइसेमिया से संबंधित। सेकंड कॉम्प्लिकेशन डायबिटिक कीटो एसिडोसिस हो सकता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। सेकंड कॉम्प्लिकेशन ऑफ डायबिटीज मेलिटस, तो DKA, डायबिटिक कीटो एसिडोसिस, ठीक है। अब कुछ समय पहले यदि याद हो तो अपन ने टाइप फर्स्ट पढ़ा था, टाइप सेकंड डील किया था, ठीक है। तो टाइप सेकंड को स्पेसिफिक कैटेगराइज करने के लिए अपन ने 3 से 4 सिम्टम्स लिखे थे, ठीक है, कि टाइप फर्स्ट के अंदर एक तो कीटोन बॉडीज का फॉर्मेशन होता है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस होता है, और पेशेंट का वेट लॉस होता है, ठीक है, ऐसा लिखा था। सेकंड में लिखा कि तीनों एब्सेंट थे, मतलब न तो वेट का नुकसान ज्यादा हो रहा था, मेटाबॉलिक एसिडोसिस भी एब्सेंट था, और कीटोन बॉडीज भी क्या थे, एब्सेंट थे। अब पेशेंट का अपन ने दी ब्लड की एग्जामिनेशन किया और पेशेंट की बॉडी के अंदर अपन को कीटोन बॉडीज नजर आ रहे थे, ठीक है। तो ये कॉम्प्लिकेशन किस प्रकार की डायबिटीज का होगा? किसका होगा? टाइप फर्स्ट का। बस क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि डायबिटिक कीटो एसिडोसिस किस प्रकार की डायबिटीज का कॉम्प्लिकेशन है, तो टाइप फर्स्ट का। सेकंड अपन लिखेंगे HHNS, तो ये किसका होगा? टाइप सेकंड का होगा, ठीक है। तो ये सिंपल सा याद रखना है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं, कि कॉम्प्लिकेशन ऑफ टाइप फर्स्ट डायबिटीज मेलाइटस, ठीक है। सिम्टम्स वगैरह में कुछ मोल रेस्पिरेशन वगैरह अपन बोल सकते हैं कि यहाँ पर रेस्पिरेशन कैसा करता है वो, ठीक है, टाइप फर्स्ट। और इसका स्पेसिफिक एक सिम्टम याद रखो, ज्यादा के ऊपर नहीं करना है, यहाँ पर होता है कुशमोल रेस्पिरेशन, कुशमोल रेस्पिरेशन। इसका मतलब हो जाएगा कि डीप एंड रैपिड ब्रीथिंग, रैपिड ब्रीथिंग, या इसी को लेबर्ड ब्रीथिंग, डीप, हाँ कुशमोल रेस्पिरेशन, हाँ MAUL, कुशमोल। जिस प्रकार से कोई डॉगी भागने के बाद में रुकता है और वो सांस लेता है लंबी लंबी से, ठीक है, जीभ निकाल के, सेम उसी प्रकार से आदमी की हालत हो जाती है जब भी उसके अंदर कीटोन बॉडीज का लेवल बढ़ेगा उस दौरान। तो सांस लेने का पैटर्न गड़बड़ाएगा और उसको अपन क्या किस नाम जानते हैं? स्मॉल रेस्पिरेशन के नाम से जानते हैं, ठीक है। यहाँ पर फ्रूटी ब्रीथ आना भी पेशेंट की बॉडी से या ब्रीथ से क्या हो जाता है? स्टार्ट हो जाता है। वन एंड ओनली याद रखना है कि रेस्पिरेशन कौन सा होता है? स्मॉल रेस्पिरेशन होता है, ठीक है, चलेगा। तो ये कौन सी डायबिटीज का कॉम्प्लिकेशन है? फर्स्ट का कॉम्प्लिकेशन है। चलो भाई, सेकेंड वन, HSNS, नाम पूरा हो जाएगा इसका, हाइपर
ग्लाइसेमिक हाइपर ऑस्मोलार नॉन कीटोटिक सिंड्रोम, नॉन कीटोटिक सिंड्रोम, ठीक है। हाइपरग्लाइसेमिक हाइपरओस्मोलार नॉन कीटोटिक सिंड्रोम के नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है। अब बात को समझना कि नॉन कीटोटिक आ गया मतलब कीटोन बॉडीज क्या है, एब्सेंट है। अब कीटोन बॉडीज एब्सेंट किस प्रकार की डायबिटीज में थी, टाइप सेकंड में। तो जब भी कीटोन बॉडीज एब्सेंट होगी, अगर इस प्रकार का हो रहा है और यहाँ पर मोर देन मैं बोल दूंगा कि 600 mg/dl से भी ज्यादा ब्लड ग्लूकोज लेवल चला जाता है ऐसी कंडीशन में, यहाँ पर 250 से ज्यादा रहता है, डीके के अंदर कितना रहता है, मोर देन 250 के रिगार्डिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर अपन बोलेंगे कि इट इज कॉम्प्लिकेशन ऑफ टाइप सेकंड डायबिटीज मेलाइटस, टाइप सेकंड डायबिटीज मेलाइटस, ठीक है। चलो क्या हो गया, HHNS हाइपरग्लाइसेमिक हाइपरओस्मोलार नॉन कीटोटिक सिंड्रोम, मतलब इसके अंदर कीटोन बॉडीज एब्सेंट रहती है और ब्लड ग्लूकोज लेवल मोर देन 600 mg/dl तक चला जाता है, ठीक है। तो इसको अपन बोलते हैं HHNS। दोनों पूछे जाते हैं कि डी के कौन सी डायबिटीज का कॉम्प्लिकेशन है, तो टाइप फर्स्ट का है। HHNS कौन सी डायबिटीज का है, तो टाइप सेकंड का है, ठीक है। वहां पर मोर देन 250 रहता है, इधर मोर देन 600 चला जाता है, मतलब ये ज्यादा सीवियर है, ठीक है। क्योंकि टाइप फर्स्ट को तो अपन इंसुलिन लगाकर कवर कर सकते हैं, लेकिन इधर तो टाइप सेकंड के अंदर ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स अपन देते हैं, ठीक है। तो उनके प्रति रेजिस्टेंस होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, इसलिए ब्लड ग्लूकोज लेवल कंट्रोल में नहीं रहता। तो इस प्रकार के पेशेंट अगर ये कॉम्प्लिकेशन हो गया तो मुश्किल से 2, 2.5, 3 साल, ठीक है, उसके बाद में फिनिश है। वही किडनी को फेल करवा देंगे, क्योंकि ब्लड के अंदर हमेशा 600 से ज्यादा ही बना रहेगा ब्लड ग्लूकोज लेवल। अगर ब्लड ग्लूकोज लेवल 600 है तो ब्लड बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड हो जाएगा, बहुत ज्यादा गाढ़ा गाढ़ा हो जाएगा। अब ये ब्लड फिल्टर होने कहाँ पे जाता है, किडनी के अंदर, तो किडनी को फेलियर करा देगा। अब किडनी फेलियर हुई तो पेशेंट फिर डायलिसिस पे जाएगा, और डायलिसिस पे रहेगा तो 2 से 2.5 साल मुश्किल है, फिर खत्म, टाटा बाय बाय, ठीक है। तो इस प्रकार की समस्या हो सकती है, मतलब ये ज्यादा सीवियर है, ये कम सीवियर है, क्योंकि इसको तो बाय द अपन इंसुलिन से ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है, चलेगा। तो ये कुछ कुछ मक्खी वगैरह बैठ गई क्या, चलो। और क्या हो सकता है कॉम्प्लिकेशन, तो कुछ माइक्रोवेस्कुलर है, माइक्रोवेस्कुलर हो सकते हैं, माइक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशन, ठीक है। अब माइक्रोवेस्कुलर है तो छोटी छोटी ब्लड वेसल्स को प्रभावित होना स्टार्ट हो जाएगी, मतलब उनके अंदर ऑब्स्ट्रक्शन आना क्या हो जाएगा, ग्लूकोज की वजह से स्टार्ट हो जाएगा। तो उन्हीं को अपन बोल रहे हैं माइक्रोवेस्कुलर। तो माइक्रोवेस्कुलर के अंदर मैं बोलूंगा कि एक तो डायबिटिक नेफ्रोपैथी हो सकती है, किडनी खराब होगी, डायबिटिक नेफ्रोपैथी हो सकता है, डायबिटिक रेटिनोपैथी हो सकता है, और डायबिटिक न्यूरोपैथी हो सकता है, डायबिटिक न्यूरोपैथी हो सकता है, ठीक है। छोटी छोटी ब्लड वेसल्स का ऑब्स्ट्रक्ट होना स्टार्ट हो जाता है, बीमारी डायबिटीज है। यदि इसकी वजह से नेफ्रॉन मतलब किडनी का फंक्शन करना छोड़ दिया तो उसको अपन बोलते हैं डायबिटिक नेफ्रोपैथी के नाम से। डायबिटीज की वजह से रेटाइना वाले हिस्से को ब्लड सप्लाई मिलना बंद हो जाती है, इसलिए अपन बोलते हैं कि ब्लर विजन हो रहा है। पेशेंट को क्या होता है, ब्लर विजन, धुंधला दिखाई देता है। तो ऐसी कंडीशन को अपन बोलते हैं डायबिटिक रेटिनोपैथी। तो डायबिटिक न्यूरोपैथी मतलब सेंसेशंस वगैरह का बहुत ही कम फील होना पेशेंट को एक लास्ट स्टेज के अंदर, तो वो होता है न्यूरोपैथी, ठीक है। मतलब न्यूरॉन्स को भी फंक्शंस को अल्टर्ड कर देता है। लास्ट कॉम्प्लिकेशन रहेगा
माइक्रोवेस्कुलर, माइक्रोवेस्कुलर ये छोटी छोटी ब्लड वेसल्स को प्रभावित कर रहा है। अब ये शरीर की जो बड़ी ब्लड वेसल्स है उनको प्रभावित करेगा। जैसे मैं बोल दूं कि हार्ट को ब्लड सप्लाई कौन करती है, कोरोनरी, तो कोरोनरी आर्टरी का ब्लॉकेज कर सकता है, मतलब वो हार्ट अटैक कोज करवाएगा पेशेंट के अंदर। ब्रेन को ब्लड सप्लाई करने वाली कौन सी है, कैरोटिड आर्टरी है, तो कैरोटिड आर्टरी को यदि ब्लॉकेज हुआ तो उसको अपन स्ट्रोक के नाम से जानते हैं, या सीवीए सेरिब्रोवेस्कुलर एक्सीडेंट के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार के कर सकता है, ठीक है, सीवीए कोज कर सकता है। और हार्ट से संबंधित बात करेंगे तो हार्ट अटैक वगैरह कोज कर सकता है। तो जो बड़ी ब्लड वेसल्स है उनके अंदर यदि डिपोजिशन हुआ है तो इनकी वजह से क्या क्या हो सकता है, तो एक तो अपन बोल सकते हैं कि कार्डियक फेलियर, कार्डियक फेलियर, और दूसरा मैं बोल सकता हूँ कि स्ट्रोक कर सकता है, सीवीए सेरिब्रोवेस्कुलर एक्सीडेंट कर सकता है, कार्डियोमायोपैथी कर सकता है, कार्डियोमायोपैथी कर सकता है, ठीक है। अब इतना हो जाने के बाद पेशेंट बचता नहीं है, मतलब ये बिल्कुल लास्ट एंड वाली फेज होती है जहाँ पर पेशेंट का जाना बिल्कुल 101% क्लियर होता है, ठीक है। एक और अपन लिख सकते हैं कि गैंग्रीन कोज कर सकता है, गैंग्रीन कोज कर सकता है, ठीक है, डायबिटीज की वजह से। वो गैंग्रीन